हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम्प 19 थ्योरी रिवीजन क्लास। और आज का टॉपिक है वेक्टर्स। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट 1, जनरल टर्म्स एंड डेफिनेशंस। तो उसमें फर्स्ट इज अ वेक्टर हैज़ डायरेक्शन and magnitude and represents some physical quantity। तो ऐसे करके मान लिया वेक्टर हो गया। सेकंड, मैग्नीट्यूड of vector A is denoted as this or simply A, and it is length of the line segment। यहाँ पे हम इसको ऐसे बोलते हैं, वेक्टर इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गया। डायरेक्टेड का मतलब क्या है कि जिसको हमने एक डायरेक्शन दे रखा है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, नल वेक्टर हैज़ जीरो मैग्नीट्यूड एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन या इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन या आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। फोर्थ, और नल वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे, जीरो वेक्टर। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड as 1 and is denoted as कैप। कैप का मतलब क्या है? हेड बोलते हैं कि वेक्टर का लेंथ 1 है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। फिर फिफ्थ पॉइंट, अगर दो वेक्टर मान लिया ऐसे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, और तीन वेक्टर मान लिया ए बी सी, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो हम उसको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक वेक्टर्स। और डायरेक्शन सेम हो या ऑपोजिट हो तो दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, ये ठीक है, क्योंकि दे हैव सेम डायरेक्शन, ये ठीक है। एंड कोलिनियर भी है। कोलिनियर का मतलब क्या कि बस उनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट हो सकता है। फिर ऐसी ए एंड सी वेक्टर आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स, क्योंकि दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। opposite direction, or they are also called collinear vectors। and of course B and C भी unlike vectors हो जाएगा। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिर सिक्स्थ पॉइंट, फिक्स्ड वेक्टर will have fixed initial point and hence final point। ये ठीक है, वी कैनॉट ट्रांसलेट फिक्स्ड वेक्टर।
और फिक्स्ड वेक्टर को वी ऑल्सो कॉल लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर को मान लिया चेंज, अगर हम उसको ट्रांसलेट करें और जो वो फिजिकल इफेक्ट कॉज कर रहा है वो चेंज हो जाए, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वेक्टर। मैथमेटिक्स में जितने भी वेक्टर हम पढ़ेंगे सब फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या है, कैन बी ट्रांसलेटेड इन स्पेस, ये ठीक है, वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि हम वेक्टर को ट्रांसलेट करा सकते हैं, बट वी कैन नॉट, ऑफ कोर्स कैन नॉट रोटेट। रोटेट कराएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में सब कुछ फ्री वेक्टर है। तो जैसे मान लिया अगर एक पैरेललोग्राम लिया, तो हमने अगर इसको ए वेक्टर बोला तो इसको भी ए वेक्टर ही बोलेंगे, दोनों सेम वेक्टर है। ऐसे अगर मैंने इसको बी वेक्टर बोला तो इसको मैं ट्रांसलेट करा के यहाँ पे ले आया, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, दोनों ही बी वेक्टर है। ये हो गया फिक्स्ड एंड फ्री वेक्टर। फिर सेवेंथ, a vector which has initial point as origin is called position vector। और पोजीशन वेक्टर के लिए पीवी यूज करते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर, एंड इट इज unique for a given point with respect to given origin। ठीक है, तो origin मतलब जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, किसी भी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट को ऑरिजिन से ज्वाइन करो और उस लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन दे दिया टूवर्ड्स द पॉइंट, दैट विल बी कॉल्ड हमारा पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ पॉइंट। अब एट्थ पॉइंट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड एज ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल, एंड इट बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, एंड इट इज angle between their lines of action while their initial point or final point are kept same। तो अगर मान लिया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर मान लिया ये है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा है, तो इनकी लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में थीटा एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो इसका फाइनल पॉइंट है और बी का ये इनिशियल पॉइंट है। तो इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ए को तो मान लिया यहीं रखे रहने दिया और बी को हमने यहाँ ट्रांसलेट करा के ले गए, ताकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए। अगर ऐसे होगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये बी वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। ये हो गया हमारा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। फिर अब आता है हमारा पॉइंट 2, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें सबसे पहले इक्वालिटी, तो टू वेक्टर्स आर said
to be equal if they have same magnitude and direction and also represent same physical quantity. And also represent same physical quantity. मतलब ऐसा नहीं कि एक फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट करता हो और दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ कोर्स, तो उनको हम सेम वेक्टर नहीं बोल सकते। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट हमारा इक्वालिटी। दूसरा इनइक्वालिटी इस तरह का कि ये वेक्टर इससे बड़ा है, इज नॉट डिफाइंड। मतलब वैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से बड़ा है, दैट इज डिफाइंड, बिकॉज जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक रियल नंबर है, बट एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बड़ा है ये थियोरेटिकली हम नहीं बोल सकते। लूज टॉक्स में अगर हमने मतलब लूज लैंग्वेज में अगर हमने बोला कि ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, तो उसका मतलब यूजली क्या आता है कि उनका लेंथ बड़ा है, ये ठीक है। वेक्टर के बीच में इनइक्वालिटी साइन इज नॉट डिफाइंड। इनइक्वालिटी जैसे अनडिफाइंड है वैसे ही 1/a वेक्टर इज अनडिफाइंड, वैसे ही एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से डिवीजन इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। थर्ड, अगर हमने किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो फिर वेक्टर का लेंथ चेंज हो जाएगा और डायरेक्शन डिपेंड करता है। अगर k पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, k अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑफ कोर्स वेक्टर जो है वो डबल हो जाएगा। तो अगर मान लिया a वेक्टर ये है तो 2a वेक्टर डबल लेंथ का वेक्टर हो जाएगा, ये हो गया। और अगर मान लिया मैंने मान लिया 3/2a लिखा तो ये 1.5 गुना वेक्टर हो गया और माइनस की वजह से डायरेक्शन उल्टा हो गया। फिर फोर्थ, सम ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें पहला एक तो है, अगर मान लिया a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, तो एक तो हो गया ट्राइंगल मेथड। ट्राइंगल मेथड में पहले हमने एक वेक्टर रखा, फिर उसके फाइनल पॉइंट पे दूसरा वेक्टर रखा और जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म किया उन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो वो आ जाएगा हमारा a + b वेक्टर। दूसरा हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम मेथड। उसमें हमने दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को सेम किया। तो जैसे एक वेक्टर ये है a वेक्टर एंड b वेक्टर मान लिया ये है, और फिर हमने उसी से एक ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, तो ये भी a वेक्टर हो जाएगा एंड ये भी b वेक्टर हो जाएगा। अब जो इनके इनिशियल पॉइंट जहाँ पे सेम है उससे जो पास करने वाला हमारा डायगोनल है वो हमारा सम वेक्टर आ जाएगा, a वेक्टर + b वेक्टर, ये हो गया। सो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ 2 वेक्टर्स। अगर मान लिया एक से ज़्यादा वेक्टर है कि a वेक्टर ये हो गया, b वेक्टर ये हो गया, c वेक्टर ये हो गया और मान लिया d कुछ ऐसे हो गया, तो इनको सम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोई भी एक वेक्टर रखा जैसे a वेक्टर और फिर उसके फाइनल पॉइंट पे हमने दूसरा वेक्टर रखा मान लिया b वेक्टर, फिर उसके फाइनल पॉइंट पे हमने तीसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखा और चौथा वेक्टर मान लिया ये आ गया d वेक्टर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने वाला जो वेक्टर होगा ऐसे, दैट विल बी सम वेक्टर, मतलब a + b + c + d। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते समय रास्ते में जितने वेक्टर हैं सबको जोड़ दो। तो अगर मान लिया कुछ ऐसे डायग्राम है, तो ये मान लिया a b c d e f, तो अगर मान लिया ये हो गया अल्फ़ा वेक्टर, बीटा, गामा, डेल्टा और कुछ भी ईटा। तो अगर मान लिया हमें चाहिए AD वेक्टर,
तो ए से डी तक किसी भी रास्ते से चले जाओ और रास्ते में जो वेक्टर है सबको जोड़ दो। तो ये उल्टा वेक्टर आ गया तो माइनस ईटा, फिर ये प्लस डेल्टा, फिर ये सेम डायरेक्शन में तो प्लस गामा, पहुंच गया ए से डी तक, तो ये हमारा ए डी वेक्टर हो गया। ऐसे ही मान लिया अगर मेरे को ई बी वेक्टर चाहिए तो ई से बी तक चले जाओ तो बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा। सी डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या है कि जैसे अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है तो उनका वापस इनिशियल पॉइंट सेम किया, तो ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर हमारा ये हो गया, फिर फाइनल पॉइंट्स को उनका ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस वेक्टर होगा और जिस वेक्टर की तरफ हम डायरेक्शन देंगे उसी में से दूसरे वेक्टर को घटा दिया। तो अगर ये बी की तरफ डायरेक्शन है तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, उल्टा डायरेक्शन देते ए की तरफ तो ये हो जाता है ए माइनस बी। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लिया दो वेक्टर से हमने एक पैरेललोग्राम बनाया तो वेक्टर का चाहे कुछ भी डायरेक्शन हो, जैसे मान लिया ये ए हो गया और ये मान लिया बी वेक्टर हो गया, एक डायगोनल सम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग होगा। तो जैसे अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अगर मान लिया मैं बोलूँ कि ये वेक्टर कौन सा है तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले जाओ किसी भी दूसरे रास्ते से, तो रास्ते में बी मिला फिर ए मिला तो ये हो जाएगा बी माइनस ए वेक्टर। फिर ऐसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ से यहाँ तक तो माइनस बी माइनस ए, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस बी माइनस ए। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट हो गया। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, नोट 1, इफ सम और डिफरेंस ऑफ 3 vectors is null vector, then they will either form a triangle or they will be collinear vectors। तो मतलब अगर a प्लस बी प्लस माइनस सी अगर नल वेक्टर हो जाए तो या तो कुछ ऐसे करके होगा कि वो कोलिनियर वेक्टर टाइप होगा, ये ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या फिर 3 वेक्टर का सम 0 हो गया, मतलब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया उसी पे वापस आ गए। तो ऐसा भी हो सकता है बस हम एक लाइन के अलॉन्ग ही मूव करें। तो इस वाले केस में तो बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम ट्राइंगल पे मूव कर रहे हों ऐसे करके, तो मान लिया ये ए है ये बी है और ये मान लिया सी हो गया। तो इस वाले केस में यहाँ से स्टार्ट किया ए प्लस बी माइनस सी 0 हो जाएगा, तो ए प्लस बी माइनस सी विल बी 0 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो एक ये इम्पॉर्टेंट नोट है कि सम और डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स हो जाएगा, मतलब 3 वेक्टर्स का अगर ऐसे कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है तो वो तीनों या तो एक ट्राइंगल के साइड पे आ जाएंगे और या फिर वो कोलिनियर वेक्टर होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट। सेकंड, अगर मान लिया 2 वेक्टर दे रखे हैं तो a प्लस बी, ये मान लिया a हो गया ये b हो गया, तो ये हमारा हो गया a प्लस बी वेक्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि a प्लस बी को जोड़ के अगर हमने मॉड लिया तो वो इस साइड का मॉड आया, तो एक साइड का जो लेंथ है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू सम ऑफ अदर 2 साइड्स, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे फॉर इक्वालिटी वेक्टर्स मस्ट बी, कोलिनियर बोलने से काम नहीं चलेगा, उनका सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर हमने 2 वेक्टर को जोड़ा और फिर उसका लेंथ निकाला
या फिर हमने दोनों की लेंथ को जोड़ा इंडिविजुअली। अगर दोनों चीज़ बराबर आ रहा है तो दे शुड बी लाइक वेक्टर्स। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, माने हमने दो वेक्टर को ऐड किया और इफेक्टिवली जो नया वेक्टर जनरेट हुआ उसका जो लेंथ आया वो उन दोनों वेक्टर की लेंथ इफेक्टिवली घट गया। तो ये ऐसे ही पॉसिबल है कि मान लिया ये ए वेक्टर है और ये अगर मान लिया बी वेक्टर है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वेक्टर हमारा बचेगा ए प्लस बी। तो इसकी लेंथ जो है वो इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे फॉर इक्वालिटी ए एंड बी मस्ट बी अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स होना चाहिए, तभी ऐसे हम सम कर पाएंगे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी। पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 3 some points to remember। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट 2 points are always collinear। ये ठीक है। 3 or more may or may not be collinear। फिर 3 points are always coplanar। ठीक है, वो हमेशा एक प्लेन में आ जाएगा। अगर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो प्लेन यूनिक होगा डायरेक्शन के सेंस में। अगर 3 पॉइंट दे रखा है तो उनको ज्वाइन करो, एक ट्राइंगल बन जाएगा। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो जो ट्राइंगल का प्लेन होगा उसी प्लेन के अंदर वो 3 लाई कर रहे हैं। और 4 और मोर may और may not be coplanar। ठीक है, अगर 4 पॉइंट दे रखे तो हमने 3 पॉइंट को ज्वाइन किया, मान लिया एक ट्राइंगल बन गया, उस ट्राइंगल को एक्सटेंड कर दिया। अगर उस प्लेन के अंदर 4th पॉइंट भी आ जाए तब तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो गए, अदरवाइज वो कोप्लेनर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हम वेक्टर की बात करें तो अगर 2 वेक्टर दे रखे हैं तो वो कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, बट वो हमेशा कोप्लेनर होगा। जैसे 2 वेक्टर कहीं पे भी दे रखा हो, वेक्टर मतलब तो फ्री वेक्टर होता है मैथमेटिक्स में, तो उसको उठा के हमने इनिशियल पॉइंट को सेम कर दिया तो ऐसे एक बन जाएगा। अगर इसके मैंने फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो फिर एक ट्राइंगल बन गया, उस ट्राइंगल के प्लेन में ये दोनों लाई करेगा। तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। 3 वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 2 वेक्टर कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो 2 वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों ही हो सकता है, बट दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। और अगर वो कोलिनियर नहीं है, अगर दोनों वेक्टर ऐसे नहीं है कोलिनियर, ऐसे अलग अलग है, तो उनका जो प्लेन आएगा उसका ओरिएंटेशन फिक्स्ड आएगा, वो डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं आएगा। तो 3 वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थर्ड लाइन में। स्पेस के अंदर इन स्पेस 2 लाइंस क्या क्या हो सकती है। एक तो कोइंसिडेंट हो सकता है, मतलब दोनों लाइन सेम है। दूसरा वो इंटरसेक्टिंग हो सकता है। तीसरा वो पैरेलल डिस्टिंक्ट हो सकता है। और फोर्थ क्या है, स्पेस के अंदर स्क्यू लाइंस भी हो सकता है,
ये ठीक है। स्क्यू लाइन्स मतलब ऐसे, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो ये दोनों लाइन स्क्यू हैं, ना तो ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। और स्क्यू लाइन केवल स्पेस में पॉसिबल है। अगर हम जो स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं ना 2 डायमेंशन में, वहाँ स्क्यू पॉसिबल नहीं है, वहाँ तो ये केवल यही 3 पॉसिबल है। तो अगर ये तीनों हैं तो लाइन्स विल बी कोप्लेनर लाइन्स, और अगर स्क्यू लाइन्स है तो वो पक्की बात है, कोई भी प्लेन ऐसा नहीं आएगा जिसके अंदर वो आ जाए नॉन कोप्लेनर लाइन्स। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट, 2 प्लेन्स। अगर 2 प्लेन हैं तो वो क्या क्या हो सकता है? एक तो कोइंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। दूसरा वो हो सकता है पैरेलल डिस्टिंक्ट। तीसरा वो हो सकता है इंटरसेक्टिंग इन ए लाइन। एक लाइन में वो ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो कोइंसिडेंट का मतलब तो क्या, यही प्लेन 1 हो गया और यही प्लेन 2 हो गया। पैरेलल डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये P1 P2, ये P1 P2, और इसका मतलब क्या है कि एक प्लेन ये हो गया, प्लेन 2 ये हो गया, ये इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे है। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन है। फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या है, अगर L एक लाइन है एंड P एक प्लेन है, तो इन दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइन प्लेन के अंदर ही आ जाए, ये ठीक है। तो L लाइज इनसाइड P। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि लाइन ऊपर पैरेलल आ जाए और प्लेन ऐसे रह जाए, ये प्लेन है, ये लाइन है, मतलब L इज पैरेलल टू P बट नॉट इन इट, और थर्ड क्या हो सकता है कि ये हमारा प्लेन है और लाइन उसको एक पॉइंट में ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए, ये L हो गया, ये P हो गया। L इंटरसेक्ट P इन ए पॉइंट। तो इस वाले केस में केवल एक पॉइंट कॉमन है, नो पॉइंट कॉमन, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन। तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच में 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो उनके अंदर 0 पॉइंट कॉमन होगा, या 1 पॉइंट कॉमन होगा, या इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होगा। ये हो गया। सो दिस वॉज पॉइंट 3। अब हम आ जाते हैं पॉइंट 4। फर्स्ट, अगर मान लिया A का पोजीशन वेक्टर A है एंड B का पोजीशन वेक्टर B है, तो AB वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? B माइनस A वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये हो गया। दूसरा, मान लिया B का पोजीशन वेक्टर B, C का पोजीशन वेक्टर C, तो AB अगर डिस्टेंस लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं B माइनस A का मॉड। ये हो गया। नोट 1, अगर A माइनस B प्लस B माइनस C बराबर A माइनस C हो जाए, तो दिस इम्प्लाइज पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड A कॉमा C आर टर्मिनल पॉइंट्स। मतलब A और C ऐसे हैं और B कहीं बीच में आएगा, तभी AB प्लस BC AC के बराबर होगा। ये AB डिस्टेंस हो गया, ये BC डिस्टेंस हो गया, ये AC डिस्टेंस हो गया। फिर नोट 2, अगर हम बोलें कि A और B को एक पॉइंट P लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो पोजीशन वेक्टर P का क्या हो जाएगा? OP वेक्टर लैम्डा टाइम B प्लस म्यू टाइम्स A अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। एक तो ये हो गया। और मिड पॉइंट ऑफ AB का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? सिंपली A प्लस B बाई 2। अगर एक्सटर्नल डिवीज़न है
तो यहाँ म्यू की जगह माइनस म्यू रख दिया. इट इज़ एज सिंपल एज दिस. दिस इज नोट 2. नोट 3, फॉर ट्राइंगल ABC सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर OG वेक्टर विल बी सिग्मा A वेक्टर बाई 3. फिर ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर OH वेक्टर विल बी सिग्मा A वेक्टर tan A अपॉन सिग्मा tan A. ये आ जाएगा. फिर अगर हम बोलें कि सरकम सेंटर का पोजीशन वेक्टर, मान लिया वो कुछ OK है, माइनस सरकम सेंटर K है, तो वो आ जाएगा सिग्मा साइन 2A A वेक्टर अपॉन सिग्मा साइन 2A. ये आ जाएगा. फिर अगर हम बोलें कि इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर OI, तो वो आ जाएगा सिग्मा, और यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल ABC का साइड लेंथ. तो उस साइड लेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं B माइनस C, मतलब ये हो गया BC डिस्टेंस. BC मतलब A वर्टेक्स के जो ऑपोजिट साइड है उसका लेंथ टाइम्स A वेक्टर अपॉन, यहाँ पे हमने A टाइम्स A वेक्टर इसलिए नहीं लिखा कि फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा कि वो A क्या है, पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर का, या फिर ट्राइंगल में नोटेशन है. दोनों ही A वेक्टर, A से मतलब ये जो है ये BC साइड लेंथ भी हो सकता है और ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है. उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा है. तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल के अंदर कुछ सेंटर्स. ऑफ कोर्स अगर X सेंटर होगा अगर X सेंटर्स होगा तो इसमें एक जगह माइनस आ जाएगा. I1 अगर निकालेंगे तो ये वाला टर्म A वेक्टर वाला टर्म माइनस के साथ आ जाएगा, बाकी दो प्लस के साथ आ जाएगा, और नीचे भी ये B माइनस C का मैग्नीट्यूड माइनस के साथ आ जाएगा. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये है ही कि किसी भी ट्राइंगल में H, G और ये सरकम सेंटर K, ये सरकम सेंटर है. ऑफकोर्स ये सेंट्रॉइड है, ये 2:1 की रेशो में होता है. तो उसका मतलब क्या है कि OG बराबर 2 टाइम्स OK प्लस OH अपॉन 3. ये एक रिजल्ट हो गया हमारा. नोट 4. सो दिस इज आर पॉइंट 4. फिर आगे पॉइंट 5, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. उसमें फर्स्ट, अगर A वेक्टर लैम्डा टाइम्स B लिखा है तो ये ठीक है, एंड लैम्डा 0 नहीं है, तो ऑफ कोर्स A एंड B आर कोलिनियर वेक्टर्स. अगर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो एक को हमेशा दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है. दूसरा, इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ये ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लैम्डा A प्लस म्यू B अगर 0 के बराबर है तो इट हैज़ टू बी नेसेसरीली लैम्डा एंड म्यू दोनों को 0 होना पड़ेगा. सेकंड, अगर लैम्डा A प्लस म्यू B लैम्डा 1A प्लस लैम्डा 2B ऐसे प्लस म्यू 1B ऐसे हो जाए, तो अगर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो और ऐसे दो कॉम्बिनेशन बराबर कर रखें तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 एंड म्यू इज इक्वल टू म्यू 1 होना जरूरी है. तीसरा, A और B का अपना एक प्लेन होगा. ये मान लिया A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर हो गया. इसके प्लेन में अगर कोई C वेक्टर है तो वो एज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B लिखा जाएगा हमेशा ही. फॉर सम यूनिक लैम्डा एंड म्यू.
लैम्डा म्यू की यूनिक वैल्यूज़ के लिए इट विल बी रिटन। फिर थर्ड, इफ़ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर, अगर वो एक प्लेन में नहीं है, तीन वेक्टर की बात चल रही है, यहाँ दो वेक्टर की बात चल रही थी, तो फर्स्ट उनका कोई भी कॉम्बिनेशन अगर ऐसा है प्लस ईटा टाइम्स सी बराबर नल वेक्टर, तो ऐसा नहीं कि दो वेक्टर मिलके तीसरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि जो दो वेक्टर मिलेंगे वो तो उन्हीं के प्लेन में वेक्टर आएगा। तो अगर लैम्डा ए प्लस म्यू बी में अगर लैम्डा म्यू जीरो नहीं है तो ये वाला जो वेक्टर आएगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी वो ए और बी के प्लेन में ही आएगा, और सी उस प्लेन में है नहीं, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो ये तो जीरो जब ही हो सकता है जब इंडिविजुअली तीनों ही जीरो हो जाए, लैम्डा म्यू और ईटा, मतलब वेक्टर जीरो नहीं हो जाए। वेक्टर तो हमें दे रखा है कि ऐसे नॉन कोप्लेन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका कोई कॉम्बिनेशन अगर जीरो वेक्टर है तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ये दो वेक्टर मिलकर तीसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, तीनों को अपने आप ही जीरो होना पड़ेगा। पहला तो ये हो गया, ये इसी लाइन पे हो गया। ऐसे ही लैम्डा वन ए प्लस म्यू वन बी प्लस ईटा वन सी अगर लैम्डा टू ए प्लस म्यू टू बी प्लस ईटा टू सी के बराबर है तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। लैम्डा वन बराबर लैम्डा टू एंड म्यू वन बराबर म्यू टू एंड ईटा वन बराबर ईटा टू, ये हो गया। थर्ड, दुनिया में कोई भी वेक्टर लिखा हो डी वेक्टर, उसको हम लैम्डा ए और लैम्डा म्यू सॉरी ए बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमेशा लिख सकते हैं। ए बी प्लस ये क्या है, एनी वेक्टर इन स्पेस, ये ठीक है, फॉर सम यूनिक, अगर डी वेक्टर फिक्स्ड है तो फिर लैम्डा म्यू और ईटा भी फिक्स हो जाएगा, उसको हम दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन अगर डी वेक्टर के बराबर होगा तो यहीं से बता सकते हैं कि ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा ही नहीं फिर वो। फॉर सेम यूनिक, फॉर सम यूनिक वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू एंड ईटा, फॉर सम यूनिक वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू एंड ईटा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 6 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लिया ये एक पॉइंट P है और इससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स वाई प्लेन पे, तो वो Q है। एंड इससे अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो ए बी और C आ जाएगा। ये मान लिया 0 0 C आ गया, ये मान लिया A 0 0 आ गया, और ये मान लिया 0 B 0 आ गया। तो और मान लिया ये ओरिजिन है, ऑफ कोर्स इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है, जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो फर्स्ट पॉइंट, ओपी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओपी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर। फिर थर्ड, ओपी कैप विल बी, ओपी वेक्टर मान लिया अपॉन ओपी का मैग्नीट्यूड, तो दैट विल बी ए अपॉन रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा, पूरा वेक्टर ओपी वेक्टर ये हो गया। प्लस ऐसे ही बी अपॉन रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर टाइम्स जे कैप प्लस सी अपॉन रूट ओवर सिग्मा ए स्क्वायर टाइम्स के कैप। अब ये जो ओ पी कैप होगा दिस इज ऑल्सो बेसिकली कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। मतलब जो ओ पी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होंगे,
cosines of the angle which OP will make with positive direction of x, y, z axis. ये हो गया fourth. Fifth, alpha, beta, gamma are called direction angles, and cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines, और जिनको हम शॉर्ट में DC भी बोलते हैं, DCs. और इसको यूजली हम L, M और N से भी डिनोट करते हैं. सिक्स्थ पॉइंट. तो सेवेंथ पॉइंट हो गया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स अगर कोई डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा उसका हमेशा 1 होना चाहिए. इसी को अगर हम साइन में कन्वर्ट कर दें तो सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा. फिर नोट 1, बस ये हो गया अल्फा बीटा गामा एंगल हो गया. तो अगर मान लिया हम बोलेंगे कोई डायरेक्शन, क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ 30 डिग्री 60 डिग्री बना दें एंगल, तो उसको हम यहाँ प्लग करके देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 आया. अगर 1 आया तो ऑफ कोर्स बना सकता है, अदरवाइज नहीं बनाएगा. ये ठीक है. फिर नोट 1, यूनिट वेक्टर विच मेक्स equal angles with positive directions of x, y and z axis will be 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 and minus 1 by root 3, minus 1 by root 3 एंड माइनस 1 बाई रूट 3. ये दो डायरेक्शंस होगा. नोट 2, यूनिट वेक्टर्स विच आर इक्वली inclined with x, y, z एक्सेस विल बी. अगर मान लें कोई वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन भी हम 60 बोलेंगे. और मान लिया वो वेक्टर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ मान लिया 120 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका इंक्लिनेशन भी हम 60 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि वो दूसरी वाली साइड से. अगर हम इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो डायरेक्शन नहीं होगा, वो लाइन हो जाएगा, और पूरे लाइन के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा मतलब एक्यूट एंगल ही बोलेंगे. तो ऐसे वेक्टर 8 आ जाएंगे. वो आ जाएंगे प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 एंड प्लस माइनस 1 बाई रूट 3. दीज आर 8 वेक्टर्स. मतलब प्लस माइनस का सारा कॉम्बिनेशन ले लो. तो जैसे 2 डायमेंशन में एक्स और वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ही स्पेस में पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तीनों एक्सिस मिलके. तो उन 8 कंपार्टमेंट्स जो होंगे उनमें 8 में ये 8 यूनिट वेक्टर्स आ जाएगा विच विल बी इक्वली इंक्लाइंड विद ऑल 3 एक्सिस. फिर नेक्स्ट हो गया पॉइंट 6. अब हम लिखेंगे पॉइंट 7 एंड दैट इज मतलब tetrahedron. Tetrahedron is a prism having base as triangle. और प्रिज्म क्या होता है? In prism we can have
any base and slant surfaces are triangles। ठीक है, तो अगर मान लिया हमने कोई ये ले लिया, चलो A B C D E F, या इसको ऐसे कर लेते हैं, और हवा में कोई ऐसे बेस ले लिया, इसको इन सब से ज्वाइन कर लिया, तो ये जो डायग्राम बनेगा दिस विल बी कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, अब इस प्रिज्म में अगर हम बेस को भी ट्राइंगल ले लें तब जो डायग्राम बनेगा ये, ठीक है, ये A B C D, ये टेट्राहेड्रॉन बनेगा। ऑफ कोर्स इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, नंबर ऑफ फेसेस 4 है, एंड नंबर ऑफ एजेस 6 है। अच्छा, अगर हमने A को BCD के सेंट्रॉइड से ज्वाइन किया, फिर B को ACD के सेंट्रॉइड से ज्वाइन किया, तो ऐसे करके जो टोटल 4 लाइंस आ जाएंगी वो एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होगा K इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ AG1 BG2 CG3 and DG4। Also K will divide them in the ratio 3:1। तो मतलब ये 3:1 का रेशो, ऐसे ये भी 3:1 का रेशो है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। और इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा A + B + C + D/4। ये हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया पैरेललोपाइप्ड इज ए प्रिज्म। अच्छा, हमने ये गलत लिख दिया, ये प्रिज्म नहीं होगा, ये क्या होगा, पिरामिड। पिरामिड में ऐसे शेप बनती है, पिरामिड हमें पता ही है, और ये हो जाएगा हमारा प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होगा, टेक एनी बेस एंड टेक one more similar base and join vertices corresponding and join corresponding vertices। तो इसमें जो slant surfaces होगा will be parallelogram, विल बी पैरेललोग्राम। तो प्रिज्म का डेफिनेशन ये है, और पैरेललोपाइप एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होगा जिसमें बेस भी पैरेललोग्राम होगा। प्रिज्म विद बेस एज पैरेललोग्राम, तो वो कुछ ऐसे होगा। ये हो गया A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2। तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस बराबर 8, फिर नंबर ऑफ फेसेस बराबर, एक ऊपर एक नीचे और 4 साइड में 6, नंबर ऑफ
एजेस, तो 4 इधर और 4 ऐसे, तो 12। A1C2, B1D2, A2C1 and B2D1. These are called body diagonal or main diagonal. ठीक है, these will be concurrent at centroid and these will be bisected by centroid। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेक्टर है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंट्रॉइड होगा। फिर ऐसे ही यहाँ से जो यहाँ तक का मेन बॉडी डायगोनल है वो भी इसी पॉइंट से जाएगा, ये वाला जो बॉडी डायगोनल है वो भी इसी पॉइंट से जाएगा, एंड D2 से लेके B1 तक का जो बॉडी डायगोनल है वो भी इससे जाएगा, एंड यहाँ पे बाइसेक्ट होगा। ये हो गया हमारा पॉइंट 7। आगे चलते हैं, पॉइंट 8, दैट इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल A डॉट बी बराबर AB कॉस थीटा बराबर A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। तो एक तो ये हमें थीटा निकालने के काम आएगा दो वेक्टर्स के बीच में, दैट इज A कैप डॉट B कैप, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स सिग्मा A1B1 अपॉन AB लिख लो, या फिर कॉस इनवर्स सिग्मा A1B1 अपॉन सिग्मा A1 स्क्वायर रूट सिग्मा B का मैग्नीट्यूड। फिर थर्ड, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उसमें फर्स्ट आएगा कि A डॉट बी बराबर B डॉट ए, सेकेंड आएगा A डॉट के टाइम्स B विल बी के टाइम्स A डॉट बी, फिर A डॉट B प्लस C विल बी A डॉट B प्लस A डॉट C। फोर्थ आ जाएगा A डॉट B अगर A डॉट C के बराबर है, दैट डज नॉट मीन कि B बराबर C है। फिफ्थ आ जाएगा A डॉट B अगर जीरो है तो दैट मीन्स या तो A वेक्टर जीरो है, या B वेक्टर जीरो है, या फिर A वेक्टर B के परपेंडिकुलर है। तो ये दो वेक्टर को परपेंडिकुलर चेक करने के भी काम आएगा। फिर सिक्स्थ वाले में अगर A डॉट बी बराबर A डॉट सी है, दोनों तरफ अगर सेम वेक्टर है तो इसको इधर ला के कॉमन ले लिया, B माइनस सी बराबर जीरो, तो दैट वुड इम्प्लाई कि या तो A जीरो है, जीरो वेक्टर है, और B बराबर C वेक्टर है, या फिर A इज़ परपेंडिकुलर टू B माइनस सी वेक्टर। ये हो गया। और आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1, आई डॉट जे जे डॉट के एंड के डॉट आई ये 0। नाइन्थ, ए डॉट ए विल बी मॉड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, या लिखते हैं उसको ए वेक्टर का स्क्वायर। टेंथ में क्या है कि
फॉर गिवन ए बी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है और डायरेक्शन वी कैन वेरी, देन ए डॉट बी का मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए इंटू बी व्हेन लाइक वेक्टर्स अगर हो जाएं तो ऑफ कोर्स कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस ए बी व्हेन ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाए। एंड 11th ए नहीं, इसी के अंदर ए डॉट बी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू ए बी आ जाएगी। मॉड लगा दी तो प्लस माइनस आएगा नहीं, तो जब कोलिनियर हो जाए, व्हेन कोलिनियर, एंड लास्ट में ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू, मॉड लगा दी तो नेगेटिव तो होगा नहीं, 0, व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये हमारी हो गई 10। प्रॉपर्टी 11, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा। तो यहीं से ए प्लस बी का मॉड विल बी रूट ओवर पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस दोनों वेक्टर का, ये 2ab एल्जेब्रिक नहीं लिखा है, मॉड वाला 2ab लिखा है। तो ऐसे ही a माइनस बी का मॉड लिखा होगा तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी आ जाएगा। 14th में अगर 3 लिखा है a प्लस बी प्लस सी का मॉड, तो दैट विल बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसे आएगा। और अगर लिखा है सिग्मा ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, तो दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सिग्मा ए डॉट बी। ये हो गया हमारा 15th। दिस इज पॉइंट 3। पॉइंट 4 में अगर मान लिया ये ए वेक्टर लिखा है और ये बी वेक्टर लिखा है, ये मान लिया थीटा, ये मान लिया ओ पी क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर ये हो गया बी वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट और ये हो गया बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ओ क्यू वेक्टर का चलो पहले तो लेंथ निकाल देते हैं। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो दैट इज जिसका प्रोजेक्शन चाहिए जिस डायरेक्शन में उसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट ले लिया। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, अगर हमें ओ क्यू वेक्टर ही चाहिए तो दैट इज बी पैरेलल, दैट इज कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, तो दैट इज बी डॉट ए कैप, ये तो लेंथ का काम करेगा, और ए कैप ये यूनिट वेक्टर हो गया तो पूरा वेक्टर बन गया। क्यू पी वेक्टर जो है ये वाला वेक्टर, दैट इज बी परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ऑफ कोर्स इसको हम ले सकते हैं बी माइनस बी पैरेलल। तो बी माइनस बी पैरेलल का मतलब क्या है, बी माइनस ए कैप डॉट बी टाइम्स ए कैप वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट का एक तो काफ़ी अच्छा खासा यूज़ किस में हो जाएगा, प्रोजेक्शन निकालने में, और दूसरा जैसे अगर एक वेक्टर को हमने दूसरे वेक्टर के टर्म्स में लिख रखा है, मान लिया हमने बोला कि ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड 2, 3, 4 हैं और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, फिर मैं बोलूँ 2a + 3b का मॉड क्या होगा,
तो वो हम ये वाली चीज़ लगा के निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए दोनों के बीच में। अगर आई जे के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है तो तब की बात करें। और 5 कोई भी वेक्टर ए को आई कैन राइट डाउन, ये हो गया उसका एक्स कंपोनेंट। किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिया तो उसी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आ जाएगा। तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया प्लस ए डॉट जे टाइम्स जे, वाई कंपोनेंट हो गया ए डॉट के टाइम्स के, ये हो गया इसका जेड कंपोनेंट। तो ये एक रिजल्ट आ गया कि ए इज इक्वल्स टू ए डॉट आई टाइम्स आई कैप का सिग्मा। ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में। ये हो गया हमारा पॉइंट 8 विच इज डॉट प्रोडक्ट। आगे पॉइंट 9 दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसमें फर्स्ट ए क्रॉस बी विल बी ए बी साइन थीटा टाइम्स एन कैप, वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी। तो अगर ये ए है ये बी है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे होगा, दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो सेकंड ए क्रॉस बी का मॉड विल बी ए बी साइन थीटा। थर्ड ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिखते हैं आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो A2 B3 माइनस B2 A3 टाइम्स आई कैप प्लस जे के साथ A3 B1 माइनस A1 B3 टाइम्स जे कैप प्लस A1 B2 माइनस B1 A2 टाइम्स के कैप। ये हो गया। फिर फोर्थ आ गया प्रॉपर्टीज़। तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी इज़ माइनस बी क्रॉस ए। सेकेंड प्रॉपर्टी ए क्रॉस के टाइम्स बी, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर बी प्लस सी लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। फोर्थ, अगर ए क्रॉस बी इज़ जीरो वेक्टर तो दिस इम्प्लाइज आइदर ए इज़ जीरो और बी इज़ जीरो और ए बी आर कोलिनियर। फिर फिफ्थ, अगर ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी लिखा है तो हम दोनों तरफ से ए को नहीं उड़ा सकते, बी बराबर सी नहीं होगा। रादर यहाँ से हम ए को कॉमन लेंगे पहले, बी माइनस सी बराबर नल वेक्टर। तो यहाँ से अगेन तीन कंडीशन आएंगे, आइदर ए इज इक्वस टू ज़ीरो और बी इज इक्वस टू सी और ए इज लैम्डा टाइम्स, मतलब ए बी माइनस सी के कोलिनियर हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज कोलिनियर विद बी माइनस सी। फिर हो गया हमारा सिक्स्थ, आई क्रॉस आई, या उससे पहले लिख लेते हैं एक वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस जीरो वेक्टर होगा। सेवेंथ, आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर जीरो वेक्टर एंड आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई एंड के क्रॉस आई बराबर जे। तो आई जे के का ऐसे साइक्लिक ऑर्डर आ जाएगा। तो जे क्रॉस टू आई, जे क्रॉस के करेंगे तो अगले वाला आई आ जाएगा, उल्टा जाएंगे इस डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेवेंथ। इसी के अंदर फिर एट्थ क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो उसको चाहे तो हम ऐसे लिख लेते हैं ए डॉट बी एंड बी डॉट बी। दिस इज कॉल्ड Lagrange's आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा एक रिजल्ट। फिर उसके बाद फोर्थ में फिफ्थ में एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन बी टेकन एज लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। फिर सिक्स्थ एरिया। फर्स्ट, अगर एक ट्राइंगल ऐसे दे रखा है जिसके ऊपर ये मान लिया ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है, तो अगर मान लिया मैंने ऐसे बड़े बॉक्स में लिखा है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, तो उसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी लिखा जा रहा है। तो ये शॉर्ट में इसको डिनोट करने का तरीका है। तो इस वाले केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, कोई भी दो वेक्टर साइड पे जो आ जाए उनका क्रॉस निकाल दिया, ये ठीक है। उनके क्रॉस का ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड चाहे बी क्रॉस सी लिख लो तो भी वो बराबर है हाफ ऑफ ए क्रॉस सी लिख लो या सी क्रॉस सी लिख लो, वो एक ही बात है। ये तो कब हो गया, जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइड पे हैं। दूसरा, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हो जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तब जो एरिया आएगा ए बी सी ट्राइंगल का, तो दैट विल बी हाफ ऑफ साइक्लिक ऑर्डर में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अगर वो साइड वाले वेक्टर हैं तो ऑफकोर्स एक ही टर्म आएगा, अगर वो पोजीशन वेक्टर हैं तो फिर तीनों टर्म्स आएंगे, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तीनों टर्म आएंगे। फिर थर्ड, अगर मान लिया कोई पैरेललोग्राम है जिसमें ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये मान लिया हो गया ए बी सी डी, तो इसका एरिया जो हो जाएगा ए बी सी डी का, वो सिंपली हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसे बोलते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, इसके दो साइड हो गए ए और बी, तो हाफ ए क्रॉस बी का मॉड, उतना एरिया इधर आ जाएगा तो फुल हो गया। ये हो गया थर्ड। फोर्थ पार्ट क्या है कि कैसा भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, अगर उसका एक डायगोनल वेक्टर d1 वेक्टर है एंड दूसरा डायगोनल वेक्टर d2 वेक्टर है और ये कोई भी एंगल है, ये हो गया मान लिया ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल्स टू हाफ d1 क्रॉस d2, यही एरिया आएगा। और अगर मान लिया ये डायगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए तो ये मतलब वैसे तो ये एरिया हो गया हाफ d1 d2 साइन थीटा, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो फिर केवल d1 d2 हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा। अब इसी में आगे नोट 1, फॉर गिवन ए कॉमा बी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है तो ए क्रॉस बी के मॉड का मैक्सिमम वैल्यू विल बी ए बी व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और इसी का ए क्रॉस बी के मॉड का मिनिमम वैल्यू इज 0 व्हेन कोलिनियर, व्हेन ये क्या हो जाए
कोलिनियर वेक्टर हो जाए। मतलब वैसे वेक्टर में जो इनइक्वालिटी आएगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली आइदर ये तो ये वाला रिजल्ट यूज़ हो रहा होगा कि कोई भी तीन वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का मॉड किसी वेक्टर का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या तो ये इनइक्वालिटी यूज़ हो रही होगी या फिर a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर का सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और यहाँ से क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस, सॉरी ये ट्वाइस नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा केवल ऐसे, यहाँ आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ जाएगा। ये हो गया नोट 3। magnitude of anything will be greater than equals to 0। तो दिस वाज डॉट प्रोडक्ट P9। अब आगे चलते हैं P10 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या जिसको हम बोलते हैं STP। तो फर्स्ट A क्रॉस B डॉट C अगर लिखा है तो वो हो जाएगा ABC साइन थीटा इंटू कॉस एल्फा, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू A और B के बीच का एंगल एंड एल्फा इज इक्वल्स टू A क्रॉस B एंड C के बीच का एंगल। सेकंड A क्रॉस B डॉट C को हम विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तभी ये डिफाइन होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज बॉक्स ABC। और कैलकुलेशन करने के लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ऐसा करने से क्या होगा कि सारा कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज इसमें चल पड़ेंगी। तो थर्ड बॉक्स ABC, मतलब इसमें प्रॉपर्टीज ही लिख लेते हैं। बॉक्स ABC इज सेम साइक्लिक ऑर्डर रखा BCA या CAB तो बराबर हो जाएगा, मतलब सेम साइक्लिक ऑर्डर मतलब A B और C ये रखा बराबर हो जाएगा। इसमें उल्टा जाएंगे AC भी लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस ACB, या दैट इज इक्वल्स टू माइनस CBA। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। फिर फोर्थ नहीं सॉरी थर्ड पार्ट में फिर दूसरा बॉक्स ABC अगर 0 है तो दैट मीन्स आइदर A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 0 और C इज इक्वल्स टू 0 और 2 of the 3 vectors are collinear or A, B, C are coplanar vectors। तो it is used as condition of coplanarity of 3 vectors or 4 points। अगर हमें ये चेक करना है कि ये 3 वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है तो उन तीनों का बॉक्स चेक कर लिया, अगर बॉक्स 0 हो गया तो बस हो गया काम हमारा। और अगर 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD और फिर हम बोलेंगे ये कोप्लेनर है या नहीं है, तो उन 4 पॉइंट से AB AC AD 3 वेक्टर्स बना लिए हमने, AB वेक्टर AC वेक्टर AD वेक्टर, फिर उनका बॉक्स चेक कर लिया। अगर वो बॉक्स 0 हो गया तो मतलब वो जो चारों पॉइंट हैं वो कोप्लेनर हो गए। तो
डॉट प्रोडक्ट एंगल निकालने के काम आता है, प्रोजेक्शन निकालने के काम आता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एरिया निकालने के काम आता है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये हमें वॉल्यूम निकालने के काम आएगा या फिर वेक्टर्स की कोप्लिनैरिटी चेक करने के काम आएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कि अगर ए बी और एक वेक्टर जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा। फोर्थ, अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। फिफ्थ, अगर लिखा है ए प्लस बी सी डी, तो ये तो डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ए सी डी अलग हो गया प्लस बी सी डी अलग हो गया, ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आ रहा है। फिर सिक्स्थ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बॉक्स ए बी सी। फिर सेवेंथ, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का बॉक्स जीरो होगा। फिर एट्थ, ए बी सी अगर लिखा हुआ है या के टाइम्स कहीं लिखा हुआ है तो उस के को हम बाहर निकाल सकते हैं, या के को अगर अंदर ले जाएंगे तो एक ही वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, तीनों वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा। नाइन्थ, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर लिखा है तो हम एक वेक्टर में कुछ भी लैम्डा वन टाइम दूसरा वेक्टर और लैम्डा टू टाइम तीसरा वेक्टर जोड़ सकते हैं। ये वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होगी कि एक रो में कोई भी दूसरी रो का कोई भी मल्टीपल जोड़ सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी होगी। 10, अगर मान लिया ऐसे लिखा है K1A प्लस K2B प्लस K3C, ए बी सी का एक कॉम्बिनेशन हो गया। फिर K4A प्लस K5B प्लस K6C, फिर K7A प्लस K8B प्लस K9C। तो दिस विल बी इक्वल्स टू K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 का डिटर्मिनेंट एंड इनटू बॉक्स ए बी सी। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर 11th में अगर मान लिया हमने एक पैरेललोपाइड बनाया जिसके ये मान लिया बना लिया, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी, अगर मान लिया ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, तो बॉक्स ए बी सी का मॉड होगा। 12th, अगर मान लिया एक टेट्राहेड्रॉन है और ये मान लिया ए बी सी डी और इसके कोई भी तीन को इनिशियल एजेस, मतलब एक पॉइंट से निकलने वाली जो एजेस हैं वो ए बी सी हैं, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, दैट विल बी 1/6 और बॉक्स ए बी सी का मॉड, ये हो जाएगा। दिस इज 12 पॉइंट। 13 पॉइंट क्या है कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा विल बी ए बी 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 सी सी सी, फिर डॉट लगा दिया सब जगह, फिर अल्फा अल्फा अल्फा
ये हो गया। फिर 14th, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए बी बी एंड सी, फिर ए बी सी, ये हो गया। फिर 15th, अगर ऐसे लिखा है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर एंड बॉक्स ए बी सी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू पी क्रॉस क्यू का मतलब क्या है कि इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले सकते हैं आई जे के P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3, फिर ये ए बी सी। तो उस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे ले सकते हैं ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा P डॉट ए, P डॉट बी, P डॉट सी एंड Q डॉट ए, Q डॉट बी एंड Q डॉट सी। इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। 16th पॉइंट, फॉर गिवन ए, नहीं उससे पहले ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये जीरो कब होगा, ये तो हमने बता दिया कि तीनों वेक्टर अगर कोप्लेनर हो। ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉलो राइट हैंडेड system, that is A makes acute angle with B cross C, ठीक है। और बॉक्स ए बी सी का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, when A vector B vector C vector follows लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है और राइट हैंडेड सिस्टम है, ये सीक्वेंस ऑफ वेक्टर की प्रॉपर्टी है। मतलब अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को मैंने बोला कि ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो ए वेक्टर सी वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा उसका बॉक्स। ये हो गया। फिर 17th में, फॉर given A B C, बॉक्स A B C का मैक्सिमम वैल्यू विल बी A इंटू B इंटू C when A B C are mutually perpendicular and follows right-handed system। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मिनिमम वैल्यू बोलें तो दैट इज माइनस ए बी सी, वेयर एंड फॉलोज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर हम बॉक्स ए बी सी के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू बोलें तो दैट विल बी ए बी सी व्हेन A is perpendicular to B is perpendicular to C। बस मॉड लगा दिया तो अब लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कुछ बचा नहीं। एंड ए बी सी के मॉड की अगर हम मिनिमम वैल्यू बोले तो वो हो जाएगा 0 व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया। दिस वॉज पॉइंट 10। फिर पॉइंट 11, वेक्टर ट्रिपल
प्रोडक्ट और वी टी पी। फर्स्ट, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा है तो जो भी ब्रैकेट में होगा वो वेक्टर आएगा, बीच वाला पहले आएगा, बाकी दो का डॉट। तो ए डॉट सी टाइम्स बी और सी के टर्म्स में आएगा तो पहले बी वेक्टर माइनस फिर सी वेक्टर और बचे हुए का डॉट ए डॉट बी। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अब इन दोनों के टर्म्स में आएगा पहले मिडिल वाला वेक्टर, तो ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस अब बी हो गया, अब ए आएगा तो बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर। थर्ड, ये वाला जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर एंड विल बी परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है, अब मान लिया जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसी प्लेन में हमने एक वेक्टर लिया जो ए के परपेंडिकुलर है, तो हम इस वेक्टर को ऐसे ले सकते हैं लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। तो इस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी है, उससे तो हमें पता लगा कि ये ए और बी के प्लेन में होगा, और बाहर ए क्रॉस लिख लिया तो उसका मतलब क्या है कि ये ए के परपेंडिकुलर होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसके बाद तो खैर कितने ही वेक्टर आ जाए, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी ऐसे आ जाए मान लिया, तो ये तो फिर 4 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो पहले का डॉट लिया ए डॉट सी, बचे हुए का डॉट बी डॉट डी माइनस ए का डॉट अब सी के साथ हो गया, फिर ए का डॉट डी के साथ, तो ए डॉट डी और साथ में बी डॉट सी। तो फिफ्थ, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी 4 वेक्टर का आ जाए तो हम इसको ए बी के टर्म्स में लिख सकते हैं, सी डी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अगर मैंने ए और बी के टर्म्स में लिखना है तो इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया, तो ए का डॉट इसके साथ लिया ए सी डी मिडिल वाला वेक्टर बी माइनस बी सी डी टाइम्स ए वेक्टर। इसी को हम सी और डी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर डी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर टाइम्स डी वेक्टर। तो ये सी और डी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है।